नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, जो आपने थंबनेल है वो देख ही लिया होगा कि जो हमारी वीडियो है वो किस टॉपिक पर रहने वाली है। तो आप सभी विद्यार्थियों का बार बार कमेंट आ रहा था कि मैम आप हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो मैंने अपने कुछ समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके लिए आपके लिए वीडियो बनाई है। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस संस्कृत के अंदर हम कौन कौन सी चीजें पढ़े जिससे हमारा अभी जो स्टेट है वो 55 प्लस मार्क्स तो कहीं पर भी ना जाए। तो मैं इसके लिए आपको यही गाइडलाइन दूंगी कि आपको सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। और एनसीईआरटी के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि विद्यार्थी चैनल पर नए भी हों तो वो सोचते हैं कि मैम इतनी ज़्यादा एनसीईआरटी जैसे छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं इतना सब हम कैसे कर पाएंगे, और इतना हमारे पास समय भी नहीं है। तो इतना सब कुछ नहीं करना है आपको। मैंने ऑलरेडी आपके लिए जो है क्लास डाल रखी है। मैक्सिमम अगर आप उस क्लास का टोटल करोगे, वैसे वो क्लास छोटी छोटी है लेकिन आप अगर आप टोटल करोगे तो वो 7 से 8 घंटे की क्लास है। आप उसको एक दिन में भी कवर कर सकते हो और वो छठी से 12वीं तक की आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पर देख सकते हैं। और एनसीईआरटी के लिए मैंने रैपिड रिवीजन भी एक क्लास ली थी, वो भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर छठी से 10वीं तक की एक क्लास डाली है और 11वीं 12वीं की अलग से क्लास में डाली है वीडियो। और मैंने पीडीएफ भी टेलीग्राम पर शेयर कर रखा है जो हमारी एनसीईआरटी है उसके लिए कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगी कि आपका जो एनसीईआरटी पढ़ने का काम है ना, वो अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आपका एक दिन का काम है, और अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो आपका सिर्फ 2 घंटे का काम भी नहीं है। और आपको एनसीईआरटी सभी की सभी कवर हो जाएगी, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी से पूछा जाता है वो इसी आधार पर पूछा जाता है। मैंने पीवाईक्यू की एनालिसिस करके ही आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी होने के बाद हमारी आते हैं टॉपिक्स, जैसे कि हमारा संधि है। तो ये तो मैं आपको बोलूंगी, आपको अच्छे से याद करनी ही करनी पड़ेगी। और मैंने संधि के लिए भी अलग से क्लास डाली हुई है। जो विद्यार्थी मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन्होंने तो अपनी अच्छे से तैयारी कर भी ली है, और उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से नोट्स भी क्रिएट किए होंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ चैनल से। अगर नहीं किए हैं तो वो उनकी लापरवाही है, लेकिन सब कुछ मैंने सूत्र वाइज आपके सब कुछ कवर करवाया है। और फिर मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगी, मैं आपको बार बार मैं ये नहीं बताऊंगी कि जो मैंने ये करवा रखा है ये करवा रखा है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर सारा कंटेंट डाल रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब आपको किस किस चीज की रिवीजन करनी है। इस क्लास में हम सिर्फ यही डिस्कशन करेंगे, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी। तो यहाँ पर आप जो है आपको एनसीईआरटी की रिवीजन करनी है, आपको संधि करनी है, समास करने हैं, प्रत्यय प्रत्यय के तो कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपके आते हैं, तो आपको प्रत्यय तो जरूर करने हैं। और ज्यादातर प्रत्यय कौन से आते हैं, वो प्रत्यय जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे कि यत प्रत्यय हो गया, न्यत प्रत्यय हो गया, क्यप प्रत्यय हो गया, और एक और प्रत्यय आता है हमारा, हाँ, लेप प्रत्यय। तो ये 4 प्रत्यय हमारे इनके सभी के य शेष बचते हैं। तो ये हमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि मैम कौन सा हमारा जो है सही होगा, हम इनमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये भी मैंने आपको प्रत्येक की क्लास में, प्रत्येक की मैंने मैराथन क्लास ली है, उसके अंदर मैंने बताया है कि किस प्रकार से आपको चारों प्रत्ययों में से डिफरेंस निकालना है। अब भी इस क्लास में भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे हमारा णित प्रत्यय है, अगर हम किसी भी शब्द में णित प्रत्यय लगाते हैं तो जो हमारा शुरू की जो धातु होती है, धातु वो हमारी क्या हो जाएगी, धातु हमारी वृद्धि हो जाएगी। जैसे हमारी क्री है तो क्री को कार हो जाएगा और यह लग करके कार्यम बन जाएगा। तो इस प्रकार से, और यह कहाँ से लगा, तो नेत प्रत्यय का यह लगा। तो अगर आपको कहीं पर भी, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यत प्रत्यय से संबंधित कोई शब्द नहीं है, और आपको दे दिया जाए ऑप्शन में चेयम, देयम और मृज्य है, और फिर आपको एक ऑप्शन दे दिया जाए आपको मार्ग्यम, क्या दे दिया जाए, मार्ग्यम।
तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि वृद्धि जो है कौन से शब्द में है। तो ना तो मृज्य शब्द में कहीं पर वृद्धि हुई है, ना ही चेयम में हुई है क्योंकि गुण हुआ है, और ना ही जेयम में हुई है क्योंकि गुण हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मार्गम शब्द में मृ धातु थी और मृ का जो री है उसको आर आदेश हो गया, तो ये वृद्धि हो रही है। तो हमारा ण्यत प्रत्यय की पहचान यही होती है। और यत प्रत्यय वहां पर होता है जहां पर हमारी धातु क्या होती है, अजंत धातु होती है, अर्थात जिसके पीछे स्वर हो ऐसी धातु। जैसे ची, ची हमारी एक क्या है, अजंत धातु है। जैसे हमारी दा, दा हमारी एक अजंत धातु है। तो इस प्रकार से जिस धातु के अंत में स्वर हो उसके पीछे हमारा यत प्रत्यय लगता है। लेकिन एक और सूत्र आता है हमारा पोर्ध उपदात, तो उससे हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारा पोर्ध उपदात है वो सूत्र क्या करता है कि जो पवर्गांत होता है ना, उन धातुओं को भी यत प्रत्यय ही कर देता है। लेकिन वैसे यत प्रत्यय नहीं होना चाहिए था, लेकिन यत प्रत्यय उस सूत्र के विधान से हो जाता है पोर्ध उपदात से। तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि ये ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए एग्जामिनर इन पर ज्यादा फोकस रखता है। प्रत्यय हो गए हमारे, फिर आपको कारक करने हैं। कारक भी आपको सभी सूत्र सहित करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप सूत्र को छोड़ दो, आपको सूत्र भी अच्छे से ध्यान होने चाहिए, कौन सा सूत्र कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो आपको एक उदाहरण दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस की सिद्धि किस सूत्र से हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। संधि में भी सूत्र पूछे जाएंगे, समास के सूत्र इतने नहीं आते हैं, लेकिन आपको समास के सूत्रों को चक्कर में नहीं पड़ना। समास आपको पता है कैसे ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। समास में आपको कंफ्यूजन ऐसे ही क्रिएट हो जाता है कि जैसे मैंने बोल दिया कि बहुव्रीहि समास से निर्मित शब्द नहीं है, या फिर अविभाव समास कौन सा है, तो इनमें ही हमें ऑप्शन देकर के कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए एग्जामिनर समास के सूत्रों को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। लेकिन ज्यादातर आपके ना ही आपके इतने प्रत्यय के सूत्र आते हैं, प्रत्यय के भी आपको उदाहरण ही देखने को मिलेंगे। सूत्र आएंगे आपके सबसे ज्यादा संधि के और कारक के सूत्र आपसे पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रख लेना है अच्छे से। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है अव्यय आते हैं आपके। अव्यय आपको पता होना चाहिए। अव्यय के लिए 3-4 चीजें हैं जो मैं अभी बताती हूँ, तो आप ध्यान से थोड़ा सा सुन भी लीजिए इसको, कि अव्यय के अंदर 2 प्रकार से अव्यय बनाए जाते हैं। एक होता है हमारा जो व्याकरण के अनुसार जो निर्धारित, एक तो हमारा ऑलरेडी फिक्स होते हैं कि ये अव्यय होंगे ही होंगे, जो किसी भी विभक्ति लिंग और वचन में चेंज नहीं होते, वो हमारे अव्यय होते हैं। जैसे हमारा यत्र हो गया, तत्र हो गया, तथा हो गया, यथा हो गया, इदानीम हो गया, खलु हो गया, ये सब अव्यय हमारे होते ही होते हैं। एक होते हैं हमारे जो व्याकरण के नियमों के अनुसार बनते हैं, जैसे हमारे तद्धित प्रत्यय जुड़ करके बनते हैं। तद्धित में से कौन कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। एक हमारा जुड़ता है तरल प्रत्यय। तरल प्रत्यय जैसे तरल प्रत्यय जैसे हमारा हो जाता है यत प्लस तरल, यत्र, तो इस प्रकार से बनता है यत प्लस तरल, यत्र। एक हमारा जुड़ता है तरल और थाल प्रत्यय, जैसे यथा में थाल प्रत्यय होता है, तो ये, और 2 और होते हैं हमारे, 1 मिनट मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। हाँ जी, ये रहा तशील प्रत्यय और दा प्रत्यय से जुड़ करके जो शब्द बनते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द बनते हैं, आपका बनता है यत प्लस तरल प्रत्यय जुड़ करके यत्र, तत्र, सर्वत्र, अत्र, तो ये जुड़ते हैं। एक बनता है हमारा यत प्लस दा, अर्थात यदा, तदा, सर्वदा, इस प्रकार से। फिर यत प्लस थाल, तो यथा, तथा, इस प्रकार से। तो ये हमारे जो प्रत्यय हैं ये तो हमारे ऑलरेडी विधान किए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे बनते हैं जैसे कि हमारे एक हमारे पास सूत्र आता है तवा, तोशुन, कशुन। तो तवा प्रत्यय लग करके
तोशुन प्रत्यय लग करके और कशुन प्रत्यय लग करके जो हमारे शब्द बनते हैं उनको भी हम अव्यय में ही काउंट करते हैं। तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि एक पंक्ति दे दे और उसके अंदर आपसे ये पूछ ले कि इसके अंदर कितने प्रत्यय हैं, कितने अव्यय हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से शब्द अव्यय होते हैं। जैसे अगर हम किसी भी शब्द में अगर तवा प्रत्यय लगा है, किसी भी शब्द में अगर लेप प्रत्यय लगा है, किसी भी शब्द में अगर कोशुन प्रत्यय लगा है, कशुन प्रत्यय लगा है, और किसी भी शब्द में अगर तोशुन प्रत्यय लगा है, तो वो हमारे शब्द क्या हो जाएंगे, अव्यय कहलाएंगे। फिर हमारा एक आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास से भी बनने वाले जितने भी शब्द है वो हमारे अव्यय में ही काउंट होंगे। तो उनको आपको छोड़ना नहीं है, कहीं आप सिर्फ और सिर्फ अव्यय के लिए ये ही ढूंढो कि हमने तो यही पढ़े थे कि यत्र तत्र अत्र इत्थम खलु एव, तो ही, इस प्रकार से सिर्फ ये ही अव्यय नहीं होते हैं। अव्यय मैं आपको जो बता रही हूँ जिन प्रत्यय से जुड़ करके बनते हैं वे शब्द भी अव्यय होते हैं। अव्ययी भाव समास से जो हमारे अव्ययी भाव समास से जो हमारे शब्द बनते हैं वे भी हमारे क्या होते हैं, अव्यय ही कहलाते हैं। और एक आता है हमारा व्यतिहार बहुव्रीहि समास, जिसमें आपने पढ़ा होगा केशा केशी, मुष्टि मुष्टि, दंडा दंडी, इस प्रकार के शब्द आपने पढ़े होंगे। तो ये शब्द भी हमारे क्या होते हैं, अव्यय कहलाते हैं। क्या होते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो ये अगर शब्द आपको वाक्य में देखने को मिल जाए तो इन शब्दों को भी आपको ध्यान रखना है, और इन शब्दों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप ये कंक्लूजन कर पाओगे कि इसमें अव्यय एक है या तीन है या फिर चार है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे अव्यय किस प्रकार से करने हैं। फिर आपका उपसर्ग से रिलेटेड तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि उपसर्ग का अर्थ क्या है या फिर उपसर्ग की संख्या कितनी है, ज्यादा डीप इससे नहीं आता है। जैसे कि कोई उपसर्ग का यूज कर ले कोई वाक्य में प्रयोग करके और फिर आपसे ये पूछे कि इसका अर्थ क्या होगा, लेकिन ज्यादातर ऐसे अव्यय में पूछा जाता है किसी भी शब्द का प्रयोग करके कि इसका अर्थ क्या होगा। उपसर्ग के इतना नहीं पूछा जाता, उपसर्ग का आपसे सिर्फ संख्या पूछी जाती है या फिर आपसे नॉर्मल अर्थ पूछ लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। व्याकरण आपको करनी ही करनी है, एस्टेट का पसंदीदा चैप्टर जो है वो व्याकरण ही है। फिर आपका जो वैदिक साहित्य दे रखा है उससे रिलेटेड सिर्फ आपके नाम मात्र के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप व्याकरण पर ही फोकस कीजिए, व्याकरण से संबंधित ही आपको एस्टेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 2022 में मैंने जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो मुझे इतनी व्याकरण की नॉलेज नहीं थी। तो क्या हुआ था कि मेरे शायद उसमें 45 क्वेश्चन ठीक थे, इतने कुछ ठीक थे। तो इससे क्या हुआ कि ज्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं ठीक कर पाई क्योंकि मुझे व्याकरण ही नहीं आती थी संस्कृत की, और संस्कृत में और फिर है ना संस्कृत में तो हमारा जो है लगभग व्याकरण ही आता है, ये समझ लीजिए। फिर हमारे आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे छंद हो गया। छंद के भी आपको क्वेश्चन भरे देखने को मिलेंगे और मैंने ये सभी टॉपिक आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखी है। और अलंकार, अलंकार भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं कि मैम मेरे अलंकार के जो चैप्टर है, अलंकार जो है वो मेरा क्रैक नहीं हो रहा है, मीन्स कि मेरा जो अलंकार है वो हो नहीं पा रहा है। तो वो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर अगर आपका लक्षण से रिलेटेड भी अगर आपका गलत हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है। लेकिन अगर एग्जाम्पल दे दे संस्कृत का कहीं से भी उठा करके किसी भी पुस्तक और फिर पूछे आपसे कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि वो मेरे लिए भी टफ हो जाता है पहचान करना कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसको लेकर के आपको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका लक्षण से रिलेटेड भी अलंकार गलत हो रहे हैं, जैसे जो हमारा लक्षण कैसे कि जैसे यमक अलंकार का लक्षण क्या है, अनुप्रास का लक्षण क्या है, क्षमा कीजिएगा थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है आपको। तो ये आपको, और एक जो आपको क्या कहते हैं, इनके लक्षण और इनके जो भेद हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन से अलंकार के कितने भेद हैं। ये आपको, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। और एक दो एग्जाम्पल आप देख करके भी जाना, हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपसे वही एग्जाम्पल पूछ लिया जाए जो
जो आप पढ़ करके गए हो, तो एग्जाम्पल भी आपको आना चाहिए कि कौन से एग्जाम्पल में अलंकार है। और आप जैसे कि उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, इन चीजों को तो पहचान ही सकते हो, तो इससे ज्यादा डीप आपको एस्टेट में पूछा भी नहीं जाएगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लक्षण को आपको अच्छे से याद करना है। और याद करना मीन्स कि ये नहीं है कि सिर्फ आपको आपको रट्टा ही मारना है कि मैम हमें तो याद नहीं हो रहा है, हम भूल जाते हैं। सिर्फ आप पहचान कर लीजिए किसी चीज की कि ये लक्षण जो है ये किसका है, सिर्फ आप इतनी पहचान कर लीजिए, तब भी आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाएगा। फिर आते हैं आपके कवि परिचय। टीजीटी के विद्यार्थियों के कवि परिचय लगे हुए हैं और पीजीटी वालों में बुक्स लगी हुई हैं, तो उनके अंदर कवि परिचय आपको करना ही करना पड़ेगा। तो उसमें से सिर्फ आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कवि परिचय में कि उनका एक तो समय याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उनकी रचनाएं याद रखना, उनके माता पिता का नाम और गुरु का नाम, बस ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है। और हो सकता है कभी कभी एक क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिल जाए कि कौन सी रचना पहले लिखी गई है। तो अगर आपको जो कवि का कालक्रम अच्छे से याद होगा, जैसे एक ऑप्शन में दिया गया था क्वेश्चन में कि रघुवंशम पहली रचना है, हर्षरीतम पहली रचना है, कादम्बरी पहली रचना है, तो कौन सी रचना पहली है। जब हमें पता ही है कि सबसे पहले कालिदास हुए हैं, और जो हर्ष है वो तो बहुत आगे जाके समय में हुए हैं, तो हर्षरित और कादम्बरी पहले नहीं हो सकती, तो इसलिए रघुवंशम, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आपको कवियों का जो समय है वो याद होगा अच्छे से, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये कवियों का, व्याकरण के आचार्यों का और कवियों का कालक्रम और आधुनिक कवियों का कालक्रम मैंने एक प्रैक्टिस सेट में बता ही दिया, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी। वैसे मैंने एक शॉर्ट्स भी डाल रखी है, शॉर्ट वीडियो, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। 3 ही शॉर्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो तीसरी शॉर्ट वीडियो जो है आपको इसी से रिलेटेड मिलेगी, आधुनिक कवियों का कालक्रम। और बाकी व्याकरण आचार्यों का और आपको साहित्य आचार्यों का कालक्रम मैं भेज दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से पढ़ सकते हो। फिर आपका क्या रहता है, कवियों में ये हो गया है, आपको कुछ और इनकी उपाधियां भी याद कर लेना कि कौन सी उपाधि किसकी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट उपाधि, रचना, उपाधि, इनका सम्य और इनके माता पिता और इनके गुरु, ये आपको अच्छे से ध्यान होने ही होने चाहिए। फिर आते हैं आपकी जो पुस्तक है, पीजीटी के विद्यार्थियों की जो पुस्तक लगी हुई है उनको किस प्रकार से करना है, तो वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और जो वैदिक साहित्य मैंने बता दिया था क्या, या बीच में छूट गया पता नहीं। वैदिक साहित्य में इतना ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते, ऊपर ऊपर के ही आते हैं। तो आप एक तो अग्नि सूक्त को अच्छे से कर लीजिए, अग्नि सूक्त से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक आपके पुरुष सूक्त से कर लीजिए और एक इंद्र सूक्त से, इन तीनों से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और एक आपको इन सभी सूक्तों का, जितने भी आपके स्टेट के सिलेबस में लगे हुए हैं, इनको आपको क्या करना है, इनको आप को जो संख्या होती है वो याद करनी है कि कौन से सूक्त की, जैसे इंद्र सूक्त की 2/12 है, अग्नि सूक्त की 1.1 है, अर्थात पहले मंडल का पहला सूक्त है, और यम सूक्त 10-10 है। तो इस प्रकार से इनकी संख्या आपको सभी याद होनी चाहिए। और एक इन सूक्तों के जो ऋषि है और देवता है वो सभी भी आपको याद होने चाहिए। और देवता ज्यादातर किनके पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अग्नि सूक्त के देवता पूछ लिए जाए, तो सब जानते हैं अग्नि देवता है। आपसे पूछे जाएंगे जैसे कि प्रजापति सूक्त के देवता कौन है, हिरण्यगर्भ सूक्त के देवता कौन है, या फिर पर्जन्य सूक्त है, मतलब कि जिनके देवता, जैसे पुरुष सूक्त है तो इसके जो देवता है नारायण है। तो इस प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं, क्षमा कीजिएगा। तो ये आपको पता होने चाहिए, इम्पोर्टेंट चीजें याद कर लेना। और अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त और पुरुष सूक्त, इनको थोड़ा सा डीप पढ़ लेना, इनसे रिलेटेड सूक्ति पूछी जा सकती है कि ये कहाँ से पूछी गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वैदिक साहित्य आपका हो गया है। फिर है आपका, और ये जो आपकी टीजीटी के विद्यार्थी, ये जिनका सामान्य परिचय लगा ना, वो बिल्कुल सामान्य ही आएगा। जैसे वेदांग में पूछ लिए जाते हैं कि वेदांग के कितने अंग है, तो 6 अंग है। और कौन सा किसके लिए जाना जाता है, जैसे हाथ कल्प के लिए हाथ, छंद के लिए पैर, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल ऊपर ऊपर का ही होता है। अब की बार अगर ज्यादा डीप आ गया तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर अभी तक अगर हम पीछे का कंक्लूजन करके चलें तो ऐसे ही पूछा गया है। फिर आपके जो आते हैं
फिर आपका आता है, हाँ, जो हमारी पीजीटी के अंदर जितनी भी बुक्स वगैरह लगी है उनके लिए हमें कौन कौन सी चीजें करनी है। तो उनके लिए आपको करनी पड़ेगी वो चीजें, जैसे कि सबसे पहले आपको पुस्तक है उसकी रचयिता याद होनी चाहिए, कहीं आपको यही ना पता हो कि किस पुस्तक की रचना किसने की है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा वो आता है उनके अंकों के नाम, जैसे मरीचकटिकम के अंकों के नाम, अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों के नाम, उत्तरामचरितम के अंकों के नाम, मुद्रा राक्षस के अंकों के नाम, काव्य प्रकाश के अंकों के नाम, सभी के अंकों के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं, चाहे कहीं से भी ढूंढ करके आप नोट्स बनाइए या कुछ मर्जी कीजिए। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रंथ किस प्रकार का ग्रंथ है। जैसे मरीचकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है, मुद्रा राक्षस एक नाटक है, कादम्बरी एक कथा है, और काव्य प्रकाश एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, ध्वन्यालोक एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, साहित्य दर्पण भी एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसी प्रकार से आपकी जो मृच्छकटिकम हो गया है, इसके बाद आपकी उत्तरामचरितम है, ये भी एक नाटक है, इसमें कितने अंक है, कौन सा अंक का वर्णन कैसे किया गया है। और ये भी पूछा जा सकता है आपको कि शकुंतला की जैसे विदाई की तो ये किस अंक में की गई, चौथे अंक में। और जो महर्षि कर्ण है ये किस अंक में दिखाई देते हैं शुरू से आखिर तक, तो ये शुरुआत भी इनकी चौथे अंक में ही होती है और समाप्ति भी चौथे अंक में ही हो जाती है, अर्थात ये चौथे अंक में ही दिखाई देते हैं। बाकी पहले अभिज्ञान शाकुंतलम में इनका कहीं पर भी खुद का आगमन नहीं होता है, बाकी इनका नाम से हम सब जान जाते हैं कि कश्यप या फिर कर्ण, कर्ण जो है, कर्ण और काश्यप एक ही व्यक्ति है, तो ये कौन है। और जो कुछ एक रिलेटेड कंटेंट जैसे कि शिशुपाल वध है, तो शिशुपाल वध की गणना कहाँ की जाती है, और शिशुपाल वध के अंदर वर्ण्य विषय जो होता है वो आपको याद रखना है। जैसे रामायण के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा उपाख्यान जो है किस पर्व में है, या फिर कांड के सर्गों के नाम पूछे जा सकते हैं, क्रम पूछा जा सकता है, इनका पर्वों के नाम पूछे जा सकते हैं। पुराण में पुराणों के अभी तक या तो लक्षण से रिलेटेड, जैसे मैधव्यम भैधव्यम, सॉरी, ये जो 5 लक्षण होते हैं पुराण के, क्या थे, देखो शुरू का नाम याद नहीं आ रहा, पूरा याद है बाकी वैसे मुझे। मनवंश क्या है, मनु का वंश, और चरित्र चित्रण वगैरह जो राजाओं का है, वंशावली वगैरह का वर्णन, तो ये सब चीजें जो है 5 लक्षण होते हैं पुराण के। और आपको जो है रामायण महाभारत आपकी हो चुकी है, इनके सभी आपको पर्वों के नाम, और एक श्रीमद् भगवत गीता जो है वो आपके महाभारत के किस पर्व से ली गई है और कौन से अध्याय से ली गई है ये आपको पता होना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद है, इसमें कितने श्लोक है, ये सब चीजें, इनका सामान्य परिचय हमें बोला गया, ज्यादा डीप हमें इनका नहीं जानना है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। और इसके साथ ही आपका जो कंटेंट है वो सभी समाप्त हो जाता है। और आपको इनकी तैयारी जो जो मैंने चीज़ें बताई है, अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ें अच्छे से तैयारी करनी ही करनी है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।